बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कल हमने देखा मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर जलवा अफरोज़ हुए और कहते हैं ना कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो हकीकत हाल कल रात कुछ यूं ही हुआ। सूरत हाल सबके सामने थी। तमाम ही लोग इस बात पर बिल्कुल फर्म बिलीवर थे कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं बहरहाल अब बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका, और अगर ये नहीं किया गया तो मज़ीद पाकिस्तान जो है मईशत के धचके खाता रहेगा। बहरहाल कल रात लगभग 30 रुपये बराह रास्त बढ़ा दिए गए पेट्रोल के ऊपर, जिसका ज़ाहिर है दीगर और चीज़ों पर भी असर हमें दिखाई दे रहा है। आज दिन भर ये खबरें मौसूल होती रहीं कि चाहे रक्षा ड्राइवर्स हों, चाहे वैगन्स हों या बसेस हों, उनके भी मन माने जो किराए हैं वो वसूल किए जाना शुरू हो चुके हैं। अब एक दिन में ही इन्होंने कई दिनों का जो सफ़र है वो बासानी तय कर लिया। कल रात को तो खैर मामला ये भी था कि जो कतारें थीं पेट्रोल पंप्स के बाहर वो लगी हुई थीं, लेकिन बहरहाल अब 30 रुपये जब बढ़ ही गए हैं तो अब अवाम ने भी कहा कि अब ज़ाहिर इसके आगे तो हथियार डाल दिए। लेकिन कहने का मकसद ये कि पिछली हुकूमत के ऊपर बड़ी लानतान कर रहे थे मुफ्ती इस्माइल साहब। वो बार बार कह रहे थे मुझे आप वजारत दे दें, मैं 20 रुपये कम कर दूंगा। तो ये 20 रुपये कम तो नहीं हुए, बराह रास्त 30 रुपये बढ़ गए, क्योंकि IMF ने आपको अगली किस्त देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पहले आपकी हुकूमत ने हमारे साथ वादे किए थे पहले आप उनको पूरा करें और ये सब्सिडी बहरहाल ख़त्म करें। तो मैंने कहा ज़रा बेहतर बात करने के लिए और ज़ाहिर आदाद शुमार से बात करते हैं, हक़ाइक़ को सामने रखते हैं और जो डाटा वो शेयर करते हैं मेरा ख्याल है उसकी अपनी ख़ास एक अहमियत होती है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं शब्बर ज़ैदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर माशियात भी कह लीजिए, FBR के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो शब्बर साहब को सलाम पेश करते हैं और फिर ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मईशत का संभाला अब शुरू हो गया है, समत दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शब्बर साहब बहुत सारे सवाल हैं हमेशा की तरह आपसे करने के लिए, लेकिन सर सरदस्त मामला ये है, फरमाइएगा क्या अब ये सब कुछ करने के बाद जो कि अब हो ही गया आपको मईशत की समत किस हद तक दुरुस्त दिखाई देती है? देखिए, जो सही सिम की तरफ चलने के लिए तो आपको बुनियादी पहले हक़ाइक़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना कि पहले तो ये अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान की वैसे हालात खराब किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने नहीं किए या पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किए, ये पाकिस्तान बड़े अरसे से तरसदुली की तरफ जा रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम इकोनॉमी की तरफ बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस होता है कि जी इस वाली गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, उसने वो कहता है उसने तबाह कर दिया, या इस शख्स ने तबाह कर दिया वो कहता है उससे। मसला ये है कि 1976 के बाद से पाकिस्तान की इकोनॉमी मुस्तकिल तरसदुली की तरफ जा रही है। तो अब उसको तो जब एक स्टेज में आके उसको नीचे आकर रुकना था, अब हम उस नीचे आके रुक गए हैं और हम डिफॉल्ट या बैंक इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। अब उसको हमें रोकना है, वो मकसद है कि ये मगर जो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है दोनों वो इल्ज़ाम तराशियों के बाद के अलावा कुछ नहीं कर रही, तो उनके साथ बारे में तो ज़्यादा बात मैं करना नहीं चाहता। शब्बर साहब सही है, लेकिन शब्बर साहब अभी हमने देखा, अभी मैं पेट्रोल पे भी आती हूँ आपसे बात करती हूँ, लेकिन मैंने देखा पिछले दिनों इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर पाबंदी लग गई। कितना बड़ा और कितना अहम फैसला और इससे हमारी मईशत का इस्तेहकाम किस हद तक जुड़ा हुआ है, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? ये बात तो बहुत अरसे से कह रहे हैं ना कि इसको बंद करें, मतलब ये तो मगर इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, $1-1.5 बिलियन आ जाएगा मैक्सिमम आया तो ये तो एक बुनियादी चीज़ है। मगर अभी तो बहुत सारी चीज़ें और करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, सब्सिडी ख़त्म करना है, सेकुलर डेट को एडजस्ट करना है, स्टेट एंटरप्राइजेस को बेचना है, आपकी जो एग्रीकल्चर की क्रॉस सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करना है, आपका जो पावर का जो IPPs का एग्रीमेंट्स है उनको रिवाइज करना है। ये सारी चीजें तो कोई भी गवर्नमेंट जो आती है पावर में, खासतौर पे जो अब पावर में है, या किसी के पास भी इतनी सलाहियत ही नहीं है या इतनी हिम्मत ही नहीं है या वो सेंस ही नहीं है कि वो सही करे। तो ये तो बाकी जो बात करें आपको नजर आ रही, थोड़ा बहुत चलें जी इम्पोर्ट पे बैन लगाया है, एक अच्छी बात है, पर ये तो टेम्परेरी चीजें ना, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो मामूली सी बातें हैं बेसिकली। लेकिन शब्बर साहब मैं अक्सर ये सवाल मुख्तलिफ माहिर माशियात से करती हूँ और आपके सामने भी शायद इससे पहले रखा हो, लेकिन हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन का नेटवर्क है हमने उसको मजबूत नहीं किया। आप समझते हैं कि ये इस वक्त सरदस्त मामला है या दीगर और मुआशी जो हमारी हालात हैं उसकी तरफ हमें पहले ध्यान देना होगा, या टैक्स कलेक्शन आप समझते हैं ताहाल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं? बात सुने, टैक्स कलेक्शन के बारे में आप गलत करें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है। अच्छा, टैक्स कलेक्शन तो रुपी का आइटम है ना, रुपी तो मैं खुद छाप लूंगा, टैक्स कलेक्शन कम हुई तो मैं रुपए और छाप सकता हूँ। तो मेरा मसला रुपी का नहीं है, इस वक्त डॉलर का है। मेरे पास अपने आगे कर्जे पे करने के लिए और अपनी इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है।
इस वक्त मसला पाकिस्तान का डिफॉल्ट का श्रीलंका में मसला रुपये का नहीं है, डॉलर का है। हमारा मसला भी डॉलर का है, रुपये का नहीं है। ठीक है, टैक्स प्रेशर को बाद में रखे, पहले अपने डॉलर के हिसाब को पूरा करें ना। मसला तो पाकिस्तान का यही तो है ना कि हम ये नहीं देखते कि हमारी इकोनॉमी का साइज क्या होना चाहिए और इंपोर्ट कितनी होनी चाहिए। हमारा इंपोर्ट का बिल आउट हो गया ना बेसिकली। तो बुनियादी मसला इस वक्त पाकिस्तान में टैक्सेशन का है, मगर वो सेकेंडरी मसला है। बुनियादी चीज जो है वो डॉलर अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा हमारे से। तो शब्बर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर है इससे पहले भी आपने काफ़ी हल तो पेश किए होंगे, लेकिन इस वक्त जब आप ये बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट मसला ये है कि डिफॉल्ट से बचाया जाए, तो कैसे, क्या तदारुक हो सकता है, क्या हल है आपकी नज़र में? हमें अपनी इकोनॉमी के साइज को कम करना पड़ेगा। ओके, हमें अपनी एनर्जी की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। हमें अपने दिन घरों में बिजली के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों को साइज को छोटा करना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियों का फ्यूल बंद करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट गाड़ियां बड़ी वाली बंद करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो जब और जो फ्यूल हम ज़ाय कर रहे हैं, अगर यूरिया दुनिया में सस्ती मिल रही है और हम यूरिया से बिजली बना रहे हैं, तो यूरिया बना रहे हैं, बिजली नहीं बना रहे, तो पूरी एडजस्टमेंट होनी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। तो वो एडजस्टमेंट करने की हिम्मत किसी गवर्नमेंट में नहीं है। तो पाकिस्तान को एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चाहिए। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उसके बाद एक पूरा प्लान आया था कि किस बेसिस पे मईशतों को रीस्ट्रक्चर किया गया था। पाकिस्तान की जो मईशत है वो आज अपनी आज की शक्ल में नहीं चल सकती। अब इसको आपको रीस्ट्रक्चर करना है, इसको नई शक्ल में लेकर आना है, जो कोई गवर्नमेंट लाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन सर अगर हम शब्बर साहब आपकी बात कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चराइजिंग की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो एक बहुत बड़ा रोड मैप होगा जिस पे चलना होगा। फिर वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात हो रही थी। इस सूरत हाल में जबकि हुकूमत एक कड़े फैसले ले बैठी है, आपको लगता है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी अभी भी उसकी अहमियत है और बहरहाल उस पर काम होने की ज़रूरत है? और दूसरा जो एक सेकेंड शब्बर साहब, इसमें एक सवाल ऐड भी कर लीजिएगा। जब मैं पिछले दिनों बात सुन रही थी शहबाज शरीफ साहब की ना, तो वो ये भी कह रहे थे कि ये हमारा मुंह है, हम ही जाते हैं लोगों से कर्जा वर्जा भी उठा के ले आते हैं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? आप भी चाहते हैं कि कोई आदमी टीवी पे आके 2 मिनट में बता दे कि जी ये नुस्खा, ऐसी बात नहीं है। ये पूरा 5 साल का प्लान बनेगा इसके लिए और पूरी कौम को तैयार होना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। और आखिरी बात जो ये है कि मुझे ये बताइए कि आपके तीनों बॉर्डर, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, वो तीनों बॉर्डर आपके ओपन हैं जहाँ परेशानी है। और आज के डॉन अखबार में लिखा है कि तालिबान की सीज फायर खत्म हो गई है। ठीक है, आज डॉन अखबार खोलें, कार्टून बना हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं अमेरिकन इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा जब मेरे पास मुझे पता है कि तालिबान ने सीज फायर को खत्म कर दिया है? तो आप मुझे क्या पाकिस्तान में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? कोई अपना डॉलर लगाएगा पाकिस्तान में? ये समझाएं ना जरा कि तालिबान की सीज फायर खत्म हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि टीटीपी के साथ सीज फायर जंग हो रही है हमारी। जिस मुल्क में जंग हो रही हो उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है? पहले ये तो चीजें सही करें ना। ये जो बिला वजह की बातें कर रहे हैं कि ये, तो इसका मतलब है कंट्री की बुनियादी शक्ल ही डिस्प्यूट में है ना। इंडिया के साथ झगड़ा है, अफगानिस्तान के साथ झगड़ा है, ईरान के साथ झगड़ा है, तो तीनों बॉर्डर तो खुले हुए हैं। और आज का डॉन खोल लें आप, उसमें लिखा हुआ है, एक मुल्ला की तस्वीर बनी है, बम बना हुआ, उसमें लिखा है तालिबान सीज फायर एंड्स। ठीक है, अब मुझे, अगर मैं अमेरिकन हूँ और मेरे पास ये अखबार जाए न्यूयॉर्क में, तो और वो ये कहे कि तालिबान की सीज फायर खत्म हो गई है, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा मैं? ये बात है। पाकिस्तान का मसला ये है। ये जो पाकिस्तान को आपने हर वक्त आतिशफिजा के दाने पे रखा हुआ है, इस तरह नहीं चल सकता। कोई कंट्री नहीं चल सकता इस तरह से। आई थिंक शब्बर साहब आप बिल्कुल सही पॉइंट पर ले आए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा कंटिन्यू करते हैं इसी बात को कि जब हम इकोनॉमी को डिबेट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को शायद पसे-पुश डाल देते हैं। ये एक दिन का तो मामला है नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शब्बर साहब कि कुछ लम्हों में इसका हल भी पेश नहीं किया जा सकता। बहरहाल इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कुछ और सवाल आते हैं मेरे पास, उस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाते हुए शबर जैदी साहब के दरमियान में ये सवाल छोड़ के गई थी। शबर साहब, मामला तो ज़ाहिर यही है कि मईशत पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों यहाँ आए हुए थे कराची। उन्होंने कहा कि भाई मैं बार बार तकरार से ये मुख्तलिफ जगहों पर सवाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी ज़ाहिर इसका कोई जवाब तो देंगे ही। सर, ये जब कहा जाता है कि हम बैरूनी कर्जे ले रहे हैं, अब चाहे हमें सऊदी अरब दोस्त समझ के दे, चीन दोस्त समझ के दे, या बाकी जगहों पर हम IMF के पास जाएँ और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है वहाँ पर उनके कवायद पर दस्तखत करें और फिर कुछ कर्जा उठा कर लेकर आए, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम बड़े ढीठ हो गए हैं और हम ढीठ हो के ना हमारे जिगर है कि हम जाते हैं इस मुंह को लेकर और कर्जा उठा के ले आते हैं। आपको लगता है कि ये भी हुकूमतों की सुबकी के लिए काफी है कि वो खुद इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है ये मुल्क? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही बात की है। उनके अल्फाज को मैं और भी थोड़ा सही कर देता हूँ कि हमारे से ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि जो इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद दोबारा मांगने से रहता है। यही कहना चाहते हैं ना वो, तो वो अल्फाज को सही करें ना। बेगैरती की इंतहा पे पहुंच चुके हैं ना, हम अपनी बेगैरती की इंतहा पे पहुंच चुके हैं ना कि हमने 21 प्रोग्राम IMF के किए हैं अभी तक पाकिस्तान में, और 21 प्रोग्रामों के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। हर 3-4 साल बाद हम वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। और बेगैरती की हम इंतहा कर देते हैं। मगर अब जो मुझे पोजीशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जो बाकी ममालिक है उन्होंने ये कहा है कि हम IMF के साथ बात करेंगे तो हमारे साथ एग्री करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली एवोल्यूशन नहीं करेंगे। तो IMF के साथ तो बात करनी है, आपको जाना ही है, उसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो पहले तो ये कौम की बेगैरती खत्म करें ना, मतलब कौम की बेगैरती की लेवल देखे ना कि वो हर 5-6 साल 8 साल बाद अब जाके खड़े अजीब बात है। मगर शहबाज शरीफ साहब तो उसमें खुद सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। 30 साल तो हुकूमत इनकी रही है ना, तो ये किस तरह ये कह सकते हैं कि मुझे बेगैरती तो यही लाए ना, हम तो नहीं लाए। पावर में तो इमरान खान की गवर्नमेंट तो 4 साल की थी ना, 3 साल की थी। ये 30 साल से तो गवर्नमेंट में पीस पार्टी या PML है नहीं रही है ना, तो इस बेगैरती को लाया कौन है, ये भी फैसला हुआ ना पहले। शबर साहब, ठीक है, मुझे लगता है आज आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन शबर साहब ज़ाहिर गुस्सा जेन्युइन भी है। मईशत का जो हाल है वो हम सबके सामने है। कल रात शबर साहब 30 रुपए बढ़ गए पेट्रोल के ऊपर। अब अगर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आपको नहीं लगता शबर साहब के महंगाई में इजाफा होगा और इसका बोझ ज़ाहिर है अवाम पे ही पड़ेगा और किसी और पर तो नहीं पड़ेगा? एक बात आपको क्लैरिफाई कर कि पेट्रोल प्राइस का कोई ताल्लुक डॉलर के डिफॉल्ट से नहीं है। अच्छा, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस का ताल्लुक रुपये अकाउंट से है। डॉलर डिफॉल्ट तो हमारा उस वक्त आएगा जब IMF की हमारे पास IMF हमें डॉलर नहीं देने वाला, वो हमें सर्टिफाई करने वाला है कि इनकी डिफॉल्ट में मदद करेंगे हम। तो पेट्रोल प्राइस को हम इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये तो समझे कि खाने में एपिटाइजर है, अभी तो खाना शुरू हुआ है, खतरनाक एपिटाइजर। तो अभी तो IMF के प्रोग्राम की सख्तियां जो हैं वो आपकी तरफ आई नहीं है। वो आपको ये कहेंगे कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें। तो फिस्कल डेफिसिट कम करने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी का साइज सुकड़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा। ये चीजें हैं जो देखने वाली है आगे। तो ये तो सख्त वक्त आने वाला है ना पाकिस्तान के ऊपर, तो सख्त वक्त के लिए हम तैयार है तो बता दें कि तैयार है तो चल जाएगा, नहीं तैयार है तो नहीं चलेगा। अच्छा शबर साहब, आप कह रहे हैं कि अभी तो ये एपेटाइजर है, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़ा खतरनाक एपेटाइजर साबित हुआ। 30 रुपए का झटका अवाम, अभी तक ऐसा लग रहा है 440 वॉट का झटका लगा है लोगों को। लेकिन शबर साहब, फिर सवाल ये भी है कि कहा जा रहा था कि अभी मैंने पहले भी आपसे शायद ये सवाल किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ये फरमाएं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब मैं बात करती हूँ ना कि लोगों को बिठाना है, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इनको बिठाना पड़ेगा। अब ये सारे सियासतदान बशमूल मियां शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, आपको लगता है बजोरे बाजू इनको बिठाया जा सकता है? और वो बजोरे बाजू किसका हो सकता है? कौन इनको इजमा इनका करवा सकता है इस मामले पर, इकोनॉमी पर? वो जो बाजू है ना वो सियासत के लिए इस्तेमाल हो जाता है ना। बेसिकली जो बाजू है वो इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है ना, मईशत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए ना। वो जो बाजू इस्तेमाल होना चाहिए वो मईशत के लिए होना चाहिए, मईशत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सियासत के लिए इस्तेमाल हो जाता है ना। तो गलती तो बाजू की है ना फिर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, बहरहाल। अच्छा शबर साहब, मुझे लग रहा है आज आपका ट्रैक जो है ना बिल्कुल फास्ट हुआ हुआ है। लेकिन शबर साहब फिर ये बता दें कि अब वक्त बिल्कुल ज़ाहिर है, मैं चाह रही हूँ कि सेगमेंट को क्लोज करूँ। आपके पास मईशत के मामलात का हल क्या है? मुझे कोई, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि 2-3 मिनट में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोई 2-3 नुकात जो आपके सामने हो कि ये कर लें तो शायद कुछ आपका रास्ता बन जाए। देखिए, मेरे पास सबसे बड़ा मसला जो सोल्यूशन जो जिसकी वजह से मैं कोई सोल्यूशन देने में रुका हुआ हूँ कि पाकिस्तान के आइन के दायरे में रहते हुए हम किस तरह एक ऐसा सिस्टम लाएं जो स्टेबलाइज हो सके।
क्योंकि मेरा हमेशा एडवाइस हर एक को ये होता है कि आप कोई गैर आईनी काम नहीं करें। हम माशाल्लाह को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ उसके अंदर रहते हुए हमें ऐसा रास्ता नहीं बन पा रहा है। उस वजह से हमें परेशानी है कि हम आइन में रहते हुए कैसे कोई रास्ता बनाएं जिसमें स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि सियासतदान तो समझ नहीं रहे हैं बात। अब वो आइन में रहते हुए हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पाया तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, फिर कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आई थिंक शायद इसका जवाब भी किसी दिन मैं आपसे लूंगी। वेल, थैंक यू वेरी मच शबर साहब, अब तक के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और ज़ाहिर है जिन नुकात पर आपने बात की है, लगता तो यूं ही है। सॉरी, ब्रेक का लिंक है, ब्रेक ले रहे हैं हम। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो मईशत का हाल है, इस हाल पर तमाम लोगों को बिठाकर बात करने की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत बहरहाल सख्त फैसले कर चुकी है, लेकिन इस सख्त फैसले के बाद कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस जो है वो 200 रुपये को क्रॉस कर सकता है, या एटलीस्ट 200 तो हो ही सकता है। अगर ये हो जाता है तो फिर वो जो डिमांड कर रहे थे आज भी इमरान खान साहब कि 6 दिन बाद मैं वापस इस्लामाबाद आऊँगा और इंतखाबात की तारीख लेकर जाऊँगा, तो फिर पॉलिटिकल मामला कैसे बनेगा आगे, और अगर ये बनता है आगे तो फिर इसके क्या मजम्मरात होंगे, जरा इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि आज भी इमरान खान साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो आइंदा अगले 6 रोज़ के अंदर दोबारा इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब। ज़ाहिर PMLN की एक लाइन है, फिर ज़ाहिर है PTI की अपनी एक लाइन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? क्योंकि इत्तेहादी हैं, तमाम ने ही मिलकर हुकूमत का इत्तेहाद बना रखा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी? नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाब साहब फरमाइएगा कि एक तो ज़ाहिर कड़वी गोली आप लोगों ने मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ, जो कि आपके इत्तेहादी हैं, उनके साथ मिलकर आपने खा ली, और वो है 30 रुपए के पेट्रोल प्राइस। लेकिन इस सब के बाद भी इमरान खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आपकी हुकूमत को। किस तरह वेलकम करेंगे अगली दफा इनको? जी देखें, खान साहब की बातों को सीरियसली लेना तो मैं नहीं समझता कि इनकी बातों को बंदा सीरियस ले। ये 14 से इसी तरह के कंटेनर वाली बातें करते चले आ रहे हैं, और आज तक कंटेनर से ये नीचे, चाहे 4 साल इक़्तिदार में रहे, वो भी कंटेनर पे ये रहे। और इनकी बातों को सीरियस लेना, टाइम सीरियस क्यों नहीं ले? एक सेकंड नवाब साहब, मैं माजरत कदे कलामी की माजरत दीजिएगा, लेकिन नवाब साहब सीरियस क्यों ना ले? देखें, वो इस्लामाबाद आए, वहाँ एक हड़ाहुड़ी हुई, पूरे मुल्क ने देखा कि क्या सूरत हाल थी। पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ियाँ जली, बंदों की जख्मी हुए लोग, टीयर गैस हुआ इस्लामाबाद के अंदर। तो इसका मकसद है ये सीरियस थ्रेट तो था ना, या नहीं था? देखिए, वो तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि रास्ते उन्हें क्लियर कर दें। बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जी, और सारे रास्ते इन्हें पेशावर से इस्लामाबाद तक का, और फिर जो कुछ इन्होंने इस्लामाबाद में किया वो आपके टीवी कैमरास में दिखाया, स्क्रीन में दिखाया कि क्या इन्होंने ब्लू एरिया में किस तरीके से मेट्रो बस को जलाया गया, ATMs किस तरह लूटी गई, किस तरह वो दरख्त वहां पे जलाए गए, ग्रीन बेल्ट्स को किस तरह आग लगाई गई। तो ये तो इनका पहले दिन। लेकिन नवाब साहब वो तो हो गया। देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ, अब वो कह रहे हैं मैं दोबारा आ रहा हूँ 6 दिन के बाद। आज को हटा के भी अगर लगा दें तो 6 दिन के बाद वो दोबारा इस्लामाबाद में होंगे, और इस बार उन्होंने कहा हम तैयारी के साथ आएंगे और प्रोटेक्शन लेकर आएंगे सुप्रीम कोर्ट की। ये 14 से ही तैयारी कर रहे हैं, 14 से ही ये इसी कैफियत में है, और हर दफा एक ना एक ये बढ़क मारते हैं, और पता नहीं आपको ये भड़के लग रही है? चला गया दुनिया से, तो ये पता नहीं उसी की वो करते हैं ना। इनके साथ 20 लाख 30 लाख लोगों ने आना है, ना किसी ने आना है। ये इसी तरीके से इन्होंने तमाशे करने हैं। 6 दिन बाद भी बड़ा क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने कल इन्हें जवाब दिया है, आज असेंबली ने क्लियर कट जवाब दिया है, और किस किस्म का ये जवाब सुनना चाहते हैं? बड़ी क्लियर बात है कि असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी, बस क्लियर कट बात है। लेकिन सर, ये जो आप लोग फैसले कर रहे हैं इकोनॉमी के, 30 रुपया आपने बराह रास्त कल रात में एक झटके में बढ़ा दिया पेट्रोल का, इस तरह के काम करने के बाद जो अवामी पजीराई है वो कैसे मिलेगी आपको? आप किस तरह से फिर अगला इलेक्शन, ठीक है आप कह रहे हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और करनी भी चाहिए उनको, तो फिर आपको लगता है कि आपके वोट बैंक पर असर नहीं होगा इन तमाम तर मामलात का?
देखें, अवाम सब समझती है ये हमारा किया धरा नहीं है, ये हम इन्हीं की फसल जो इन्होंने बोई है वही काटी काटी जा रही है। इन्होंने जो IMF के साथ उस वक्त हम असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर हम चीखते रह गए कि ये गलत हो रहा है, ये IMF के हवाले कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे स्टेट बैंक को, सारा ये मुल्क की बर्बादी कर रहे हैं। उस वक्त तो इन्होंने ये बातें नहीं सुनी। फिर जब फ्यूल की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, इन्होंने फरवरी में 10 रुपए कीमत उसकी कम की, बेड़ा गर्क किया इन्होंने इकोनॉमी का। ये सारा इन्हीं का किया धरा है। और फिर IMF के पास हमने 1 माह पूरा लिया IMF के पास, और जो ग्रांटर्स थे उनके पास हम गए, एक के पास हमने जाके मुल्क की सूरत हाल बताई। यहाँ पर गुर्बत की जो सूरत हाल है, बेरोजगारी की सूरत हाल जो है, जो यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल है, सबके साथ। मगर एक जब हुकूमत एक मुआहिदा कर ठहरती है उस तो फिर वो भी 1 to 1 तो नहीं होते ना, वो तो स्टेट की तरफ से होता है। अब हमें उन चीजों की पाबंदी करनी पड़ रही है। जो इन्होंने बोया है वही अजाब हम भुगत रहे हैं, और वो सारी कौम को फेस करना है। हम डबल उसमें अगर लॉस में जाते हैं, एक तरफ हमारा रुपया गिर रहा है। आपने देखा कि इक़्तिसादी माहिरीन, जितने माशी माहिरीन, उन्होंने जब इस कराची में कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने हुकूमत को कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, अब इसके अलावा चारा नहीं, आप 2 जगहों पे मार। लेकिन रिलीफ भी देखें नवाब साहब, मेरी बात सुने, ठीक है, हम आपकी इस बात को बिल्कुल सही समझते हैं कि ये नागुज़ीर फैसला था, इसमें 2 राय नहीं है। ये अगर 10-10 रुपए करके बढ़ते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन जब बढ़े ही नहीं 2, 2.5, 3 माह से, तो फिर इतना बड़ा इजाफा तो होना ही था ना, इतना बर्डन तो पड़ना ही था। लेकिन सर बाकी सारी चीजों पर आप रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। आटा आपको पता है पंजाब में भी नहीं मिल रहा। मैं आज आपको सिंध की बात बताऊं, सिंध में आज आटा मौजूद नहीं था यूटिलिटी स्टोर पर। सिंध में आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा नहीं था। जिन जगहों पर था वहां पर इजाफी कीमत के साथ महंगा बेचा जा रहा था। तो लोगों को कम से कम आप जो कमोडिटीज हैं उसी के ऊपर थोड़ा रिलीफ दे दें। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। आपको आइंदा चंद दिनों में ये चीज, आज प्राइम मिनिस्टर साहब 8 बजे खिताब भी कर रहे हैं, उसमें वो रिलीफ का भी करेंगे। हम गरीब आदमी के लिए, जो मोटरसाइकिल वाला है उसके लिए पेट्रोल का, बाकी सारी चीजें, ये तमाम जो है उसके लिए भी सारा ये जो है एक पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी कि गरीब एक आम आदमी को रिलीफ के लिए ये गवर्नमेंट पूरी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेगी। और हमें IMF का वो प्रोग्राम जो उनके साथ हमें पाबंदी है, हमें वो भी निभाना है, और साथ हमें अवाम का भी सोचना है। पीपल्स पार्टी पहले भी हम भी IMF के पास गए थे, मगर IMF के प्रोग्राम के बावजूद हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। IMF के बावजूद हमने सरकारी मुलाजिमीन की 150% तनख्वाहें बढ़ाई। IMF के बावजूद हमने पेंशन में 100% इजाफा किया। तो अब पीपल्स पार्टी हो और हमारे अलाइज, हम अवाम के साथ हैं। हमने लेकिन सर नवाब साहब, मैं आखिरी जाते जाते, क्योंकि मैं फिर अगले सेगमेंट की तरफ जा रही हूँ, सर फरमाइएगा, यानी जितना भी दबाव बढ़ा ले इमरान खान साहब, आप अली इलेक्शन की तरफ मतलब नहीं जाएंगे ना, मतलब मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? इंशाल्लाह ताला असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और सही टाइम पर इलेक्शंस होंगे जी। सही टाइम पर या अपने मुकर्रर वक्त पर? अपने मुकर्रर वक्त पर जी। जो उसका सही टाइम है वो करीबन अगस्त 23 बनती है। बिल्कुल ठीक है नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इसलिए मैं ये तकरार के साथ पूछ रही हूँ कि ये हैं कि शायद मान लें शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब सब जो कुछ हो रहा है, जो सरफेस पे दिखाई दे रहा है, उससे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब का प्रेशर जो है वो हुकूमत को किसी भी तरह से फौरी इलेक्शन की जानिब लेकर जाएगा। लेकिन हमारा मुल्क भारत है बराबर में, और इस मुल्क में जो ना हो वो कम है। पिछले दिनों जब यहाँ पर हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे थे और ज़ाहिर है पूरा एक पड़ाव डालना था उन्होंने, बहरहाल वो तो नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने एक और साजिश की, उसकी अदालत ने इंसाफ का, जिसे कहते हैं सफ़ाकाना इंसाफ किया। और इस सफ़ाकाना इंसाफ के हवाले से हम पिछले कई दिहाइयों से बात करते आ रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा जो हैं यासीन मलिक साहब, उन्होंने कश्मीर के बहन भाइयों के लिए, वहाँ पर आज़ादी के हक़ के लिए आवाज़ें उठाईं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो पिछले कई अरसे, कई दिहाइयों से पाबंद सलासल भी थे। इस सब दौरान हम देखते रहे कि मिशाल मलिक साहिबा जो उनकी अहलियाँ हैं वो यहाँ पर मुसलसल बात भी करती रहीं, लोगों से, प्रेस को आगाह करती रहीं। लेकिन 25 तारीख के लिए तो बिलखुसूस उन्होंने कहा था
कि उनको सज़ा सुनाई दी जा सकती है, जिसमें कभी इम्कान यही था कि उनको उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन फिर ये भी खुदा न खास्ता खदशात थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको इससे भी कोई बड़ी सज़ा सुना दी जाए। लेकिन उम्र कैद की सज़ा भी एक बहुत बड़ी और बहुत सफ़ाकाना सज़ा है जो कि हिंदुस्तान की अदालतों ने सुनाई है। एक ऐसी अदालतों ने सुनाई है जिन्होंने खुद यासीन मलिक साहब के केस को सुनना ही गवारा नहीं किया। मुझे इस वक्त बताया गया है कि मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं मिशाल मलिक साहिबा, ज़ाहिर अहलिया हैं यासीन मलिक की। बहुत तकलीफ़ का वक्त है मिशाल के लिए, लेकिन जिसे कहते हैं मर्दाना वार मुकाबला कर रही हैं वो हालात का, जिस तरह से कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बनी हुई है, हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। मिशाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मिशाल, ज़ाहिर बहुत ये तकलीफ दह मंजर था जब ये सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया पर चली। हिंदुस्तान तो इस पर बड़े शादियाने बजा रहा था कि बहरहाल हमने उम्र कैद की सज़ा दे दी है और टेररिस्ट डिक्लेयर किया उनको, उनकी सुनी भी नहीं गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया के सामने जो ये सारे हकायक हैं हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तान के सामने होने के बावजूद दुनिया उसके ऊपर उस तरह से रिएक्शन नहीं दे पा रही जो उनका होना चाहिए? मिशाल, देखिए, ये बदतरीन जुडिशल आप कहें टेररिज्म है, जुडिशल मर्डर किया जा रहा है, अदालती कत्ल और दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर की जा रही है जज की तरफ से। जो जज एक पुरअमन अजीम तरीन हुर्रियत रहनुमा को दहशतगर्दी के झूठे फैब्रिकेटेड चार्जेस के तहत टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, और उसकी वजह से जो भी उन्होंने सज़ाएँ की हैं, ना कोई जरा हुई है, ना उनको कोई सुनवाई उनकी हुई है। उनके काउंसिल को भी मिस्टीरियसली जो है वो ब्रेन हैमरेज हो गया। तो फिर उसके बाद यासीन साहब ने कहा कि मैं अपने केसेस खुद लड़ूंगा, जो एक इंसान का बुनियादी राइट है, चाहे वो कोर्ट में जाए। लॉयर अगर नहीं है उसके पास तो वो खुद अपना केस प्लीड करे, अपने डिफेंस में बोले। वो इजाज़त तक नहीं दी गई उन्हें, और बहुत दफ़ा ऑनलाइन जो उनको प्रेजेंट किया गया, तो जब वो अपने हक में बात करते थे, अपनी दलील पेश करते थे, तो उनको म्यूट कर दिया जाता था। और फिर जब दूसरी साइड जिन्होंने जाली मुकदमे NIA की, इंडियन एजेंसीज ने उनके खिलाफ किए हुए हैं, जब वो वहाँ से बहुत शाउट कर रहे होते थे और झूठी बातें उनके बारे में कर रहे होते थे, तो वो सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि सिस्टम के थ्रू उनको ऑफ कर दिया जाता था वॉल्यूम। तो ना यासीन साहब की आवाज़ जा सकती थी, ना अगले जो उनके खिलाफ जो बातें करें या एविडेंसेस झूठे कॉन्कॉक्टेड प्रेजेंट करें, ना उनका सुन सकते थे। तो उनको तो वन साइडेड कम्प्लीटली डेफ एंड डम करके उन्होंने ये जो है सारा का सारा जो है केस किया। विशाल, ज़ाहिर ये केस तो हमने हमारे सामने था और हम देख भी रहे थे और फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल सामने आ गई है कि ज़ाहिर उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। क्या अगला लाहे-अमल आपकी जानिब से उठाया जा रहा है? क्या चाहती हैं आप और क्या कर रही हैं? आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा सिंपली ये है कि मेरे हस्बैंड को अनकंडीशनली रिलीज़ किया जाए। ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड राइट अवे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को सख्त ख़तरा है। जो उनके ऊपर जो इन 3.5 सालों के अंदर जिस तरह उनको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया गया है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इतने वो वीक हो गए, उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है 5 बाय 7 फीट के, ना कोई मेडिकल केयर दी जा रही है, ना कोई बेसिक राइट्स जो प्रिजनर्स के दिए जा रहे हैं, ना फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। तो दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ जुडिशल टेररिज्म। बिल्कुल ठीक है मिशाल, लेकिन इस सब में हमने देखा पाकिस्तान ने यहाँ पर 25 मई को जब ये सज़ा सुनाई गई हिंदुस्तान की अदालतों की जानिब से, इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी गईं। इस सब के बाद पाकिस्तान ने बड़ी आवाज़ उठाई और हमने देखा पिछली हुकूमतें, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, बहरहाल वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ रही है। ये जो पाकिस्तान की आवाज़ है, ये कितनी तवाना आवाज़ है, और आप समझती हैं कि इस आवाज़ के साथ जब आपकी आवाज़ भी मिलती है तो दुनिया की नज़रें ठहरती हैं और वो समझ सकते हैं कि इस बार कश्मीर के अंदर क्या हालात चल रहे हैं? विशाल, देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त वॉर फुटिंग पे काम करना है। यासीन साहब के साथ सारी जो हुर्रियत क़यादत की जान लटकी हुई है। इनके साथ कुछ होता है तो उन्होंने सबके साथ करना है। हमारी पूरी पुरअमन सियासी तहरीक, इंडिजिनस तहरीक को बैन करना चाहता है हिंदुस्तान, एलिमिनेट करना चाहता है हमारी लीडर्स को, और टेररिज्म के झूठे मुकदमे, भौंडे मुकदमों के अंदर कश्मीरी कौम को जो है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहता है। मेरी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सबसे मैं यही कहूँगी, पाकिस्तानी अवाम से, आज़ाद कश्मीर के लोगों से, आप निकलें, बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं कश्मीर के सपोर्ट के लिए। और मेरा जो केस है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाऊँ, आलमी अदालतों तक भी लेकर जाना चाहती है मिशाल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन आज भी इंडिया ने एक और साजिश करने की कोशिश की है अजमेर शरीफ के अंदर। ज़ाहिर ये मज़ार जो है, थोड़ा सा वो फुटेज दिखाइएगा ज़रा, मैं दिखाना चाहती हूँ
चाहती हूँ कि इंडिया कर क्या रहा है। यानी हर तरह से किसी ना किसी तरह बर्बरियत का मुजाहरा करना चाहता है, किसी ना किसी तरह नफाक डालने की कोशिश करना चाहता है, ये जानते बूझते हुए भी कि हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। अब ये अजमेर शरीफ के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस जो मकबरा है इसको वो ढाने की बात कर रहे हैं। मैं तो बोल भी नहीं पा रही। यानी वो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ मंदिर था, ये बाबरी मस्जिद वाला मामला जो है वो अजमेर शरीफ के लिए भी शुरू किया जा रहा है। जीटीवी ने अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर इस पर बात की है, ट्रांसमिशन की है। हम भी कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों पर जरा इस मामले पर बात करें कि ये हिंदुस्तान क्या चाहता है, पूरे खित्ते को टर्मोइल के अंदर धकेलना चाहता है, खुद जंग लोगों पर मुसल्लत करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे तमाम तर नापाक अज़ाइम से पूरी तरह वाकिफ भी है और इसके ऊपर कड़ी निगाह भी रखे हुए है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।